सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कल बहुत बढ़िया इंट्राडे रिकवरी, हालांकि इक्वली सैड था जिस तरह का करेक्शन आया था भारतीय बाजारों में, पर इंट्राडे बहुत अच्छी रिकवरी बनी। लो से तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट प्लस की रिकवरी थी और आज दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी की कल की उस रिकवरी के ऊपर और शायद इंच अप करने की तैयारी। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, शायद 1/4% मजबूती के साथ। ऐसे में दिखा देता हूं ग्लोबल मूड माहौल कैसा है। वो अपना कहने का तरीका है कि पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड वगैरह, लेकिन आइडिया बेसिकली होता है कि हैंडओवर किस तरह का मिला है हमें ग्लोबल लैंडस्केप से, ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट से। पिच तो हरी हरी दिख रही है, थोड़ी हरी कमजोरी है। क्या मामला है? गिलगिली मामला है क्या? बेचारे क्या करके दें, वो तो इससे अच्छी पिच क्या देंगे? इतनी तेजी के बाद भी खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कहाँ तेजी? यूएस में कितना अच्छी तेजी का कंसोलिडेशन ही तो चल रहा है, और क्या हो रहा है? पर मैच तो आपको इधर खेड़ा वानखेड़े में। यहाँ अपन तो पिच तो ग्लोबल है ना, बाकी तो हमारे प्लेयर्स हम उतारेंगे तब देखेंगे। अच्छा, मतलब हमारे कल के खराब पिच हमारे प्लेयर्स देखो ना, तेजी वाले हरे वाले हरे, लाल वाले लाल, ऐसे चले ना। नहीं, मतलब मौसम आप देखोगे न्यूयॉर्क का और छाता खरीदने यहाँ जाओगे, ऐसा चलता है क्या? नहीं तो छाता तो आजकल खरीदने के लिए रखना पूरे टाइम पड़ता है। आपने किसने देखा कहा गर्मी में मुंबई में अंधड़ आ जाएगा और बारिश गिरेगी इतनी सारी? हाँ, तो जैसे यहाँ कल अंधड़ आया तो अब अमेरिका वाले थोड़ी जाके तो हिंदुस्तान का सोचते रहते तो बारिश के हिसाब से सिर्फ सनस्क्रीन ला के निकल जाते बाहर, पर ये लॉजिक बैठता नहीं ना। तो भैया देखो, ऐसा अगर यूएस को देख के आप चल रहे हो तो फिर आप धोखा खाने के लिए तैयार रहो। हाँ। क्योंकि यूएस वाले तो मजे ले रहे हैं। हाँ। वहाँ पे लॉन्ग बने हुए हैं, खूब तेजी कर रहे हैं वहाँ पे। कल किसकी रिपोर्ट थी, नाम भूल रहा हूँ मैं यार, किसी बहुत बड़े ब्रोकरेज की रिपोर्ट थी। हाँ। उसने बताया S&P 500 की 470-80 कंपनियों की जो अब तक रिजल्ट आए हैं, उसमें से 74% ने मार्केट की उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। 5.5% की अर्निंग ग्रोथ दिखाई है, जबकि ब्लूमबर्ग का एक्सपेक्टेशन था 3.9% की। सो रिजल्ट सीजन वहाँ का बहुत रोबस्ट गया है और मार्केट इसीलिए चढ़ा, एकदम गिर नहीं रहा है। लेकिन करंट सिचुएशन बताऊँ, कल की तो वहाँ पर बहुत लॉन्ग लोगों ने क्रिएट किए हैं। इन्फ्लेशन नंबर इंतजार कर रहे हैं, बढ़ के आया, घट के आया, जो भी है, लेकिन आइदर साइड में 1% का मूव होगा कल मार्केट में। अगर इन्फ्लेशन नंबर गड़बड़ा गया तो अच्छा हुआ तो ऊपर की साइड में। तो बायस पॉजिटिव, वहाँ पर तेज़ी का बायस है और वहाँ पे लोग ऐसी पोजिशनिंग करके बैठे हुए हैं। और आप देखिए 5200 के ऊपर आपका S&P चल रहा है। अब वो भारत में उस पिच को लोग कैसे करें, ये एक बड़ा चिंता की बात है। कैसे 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 करोगे आप, बताओ, कैसे खेलोगे उस पिच देख के? नहीं, खेलना नहीं, और खेलिएगा मत आप लोग, कंसिडर्ड कॉल लीजिएगा। अपन बता देते हैं 10 ऐसे स्टॉक्स जो किसी ना किसी वजह से शायद लाल और हरे के बीच में झूलते हुए नजर आए। रैशनल समझाता हूं, देखिएगा बाजार खुलने के बाद किस हद तक सटीक पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट जरूर करिएगा अगर कोई ट्रेड वेड लेने का मन हो, क्योंकि बाजार में प्री पोजिशनिंग पता नहीं किस तरह की है, नतीजों से पहले या खबर से पहले। तो खबर अच्छी होने पे भी कई बार स्टॉक्स दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि प्री पोजिशनिंग ऐसी होती है कि मुनाफा वसूली का मूड बन जाता है। पहला जो है हरे में रख रहा हूं वो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL। हरे में रखने की वजह है इसके डिसेंट से रिजल्ट्स। हालांकि कल का, परसों का जो अपडेट आया था, वीकेंड का अपडेट जो आया था, वो मंथ अप्रैल का था। वो अपडेट तो फीका सा था। इनका कहना था कि आयरन ओर की शॉर्टेजेस है, तो प्रोडक्शन वगैरह वो थम गया, मामला गड़बड़ा गया। पर वो खैर इस क्वार्टर की बात होगी, अब जब आएंगे नतीजे तब। पर JSPL के जो मार्च तिमाही के नतीजे हैं वो डिसेंट है, बढ़िया दिख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि आय में 13-14% का दबाव आएगा। आय गिरी, पर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1-1.5% के आसपास की कमजोरी है। सेल्स वॉल्यूम्स दरअसल बाजार एस्टिमेट से बेहतर इस कंपनी ने क्लॉक करे। एबिटा 11-12, जब आय 1.5% गिरी, एबिटा ऑलमोस्ट 12% बढ़ा। मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। और
मुनाफा 466 करोड़ वाला 933 पर, उस पर मत जाइए। अपन ने ऑपरेशनली हाईलाइट कर दिया 11-12% EBITDA बढ़ा है। नंबर्स अच्छे हैं। EBITDA इसीलिए इम्प्रूव हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट के प्राइस रिडक्शन थे, प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव हो रहा है, तो इंटरनल्स भी बढ़िया रखे इस नंबर के, इसीलिए सिर्फ इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ अपने क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे। मुनाफे में इस तरह का कंसिडरेबल जंप क्यों? वो इसीलिए कि भाई जो टैक्सेशन वाला एंगल है वो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। खैर, अगला जो है वो DLF है। अब DLF ने बहुत अपडेट दिए प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो क्वार्टर में पता था कि आंकड़े बहुत स्ट्रांग आएंगे, तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये ध्यान रखना है अपने को। देखते हैं फिर भी स्टॉक का बिहेवियर आज कैसा रहेगा, पर रियल एस्टेट गजब करा हुआ है और दिल्ली NCR में DLF के जलवे। अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की बात है, DLF ने एक प्रोमिनेंट अखबार के 2 पन्नों पे ऐड छापा था, वी आर सोल्ड आउट। उस प्रोजेक्ट के लिए ऐड नहीं था, ये हाईलाइट करने के लिए था कि हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया नहीं दिल्ली में और वो सोल्ड आउट हो गया। मार्की प्रीमियम प्रोजेक्ट था। तो इस तरह के जलवे चल रहे हैं आजकल। आय साल दर साल 46-47% बढ़ी। EBITDA में ऑलमोस्ट 90% का जंप है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 800 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, बढ़ के 35% के पार चले गए और मुनाफा 61 या 62% के आसपास का जंप दिखा रहा है। नंबर्स सॉलिड हैं, पर कुछ हद तक भनक थी जब इस तरह की रिकॉर्ड प्रोजेक्ट सेल हो रहे थे और जो टिकट साइज थे वो दिखा रहे थे कि रियलाइजेशन में भी अच्छा जंप मिलेगा। नंबर्स वैसे ही है। अशोक त्यागी साहब पहले CFO थे, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए थे। CFO साहब इस्तीफा दे गए थे जो बीच में थे, तो अशोक त्यागी साहब फॉर द टाइम बिंग वो अपडेट आया कि CFO का पद भी वही संभालेंगे जब तक हम नया CFO तलाश रहे हैं। तो ठीक है, ये सिर्फ अपडेट टाइप है। सनोफी इंडिया, थोड़े से कंफ्यूजिंग नंबर्स होंगे आपके लिए, मैं इसको फिर भी ग्रीन लेके चलता हूं। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि अगर साल दर साल देखूं तो थोड़ा सा फीका है, पर सीक्वेंशियली मूव आना शुरू हो गया है और ये स्टॉक भी करेक्शन के बाद देखते हैं कैसा प्लेस्ड है, आज कैसा रिएक्ट करता है। साल दर साल आय फ्लैट है, Q-on-Q 5% का जंप है। साल दर साल मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स ठंडे पड़े, कुछ एम्प्लॉय रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। Q-on-Q 300 बेसिस पॉइंट दरअसल मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल में आंकड़े स्क्रीन पर हैं, मैं सिर्फ परसेंटेज का कैलकुलेशन बता रहा हूं ताकि ईज रहे। सनोफी इंडिया को मैं ग्रीन लेके चलता हूं, पर है एक्चुअली मिले जुले। लॉजिकली साल दर साल देखना चाहिए था इन नंबर को, ना कि Q-on-Q, पर क्योंकि वो इंप्रूवमेंट अच्छा दिख रहा है, स्टॉक करेक्टेड है, इसलिए मैं सनोफी ने बहुत सारे पार्टनरशिप स्टिच करी हैं, आपको याद होगा, डोमेस्टिक कंपनीज के साथ अपने अपने अलग अलग पोर्टफोलियोज की मार्केटिंग राइट्स के लिए। तो वो सब देखते हैं कैसे प्ले आउट होगा आने वाले क्वार्टर में, लेकिन इस समय ग्रीन 3 हो गए। श्रीराम पिस्टन्स, इसका जो आमदनी आय बढ़ के आई है 850 करोड़ 700 करोड़ से बढ़ के, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे है। मुनाफा पिछले तिमाही में क्वार्टर थी में 107 करोड़ था, जो बढ़ के 116 करोड़, और पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो वो 91 करोड़ था, उससे बढ़ के आया। तो नंबर काफ़ी बढ़िया है। प्री टैक्स नंबर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 153 करोड़ है, साल दर साल 121 से बढ़ के, तो नंबर इंटरेस्टिंग है, ग्रीन में रख सकते हैं। शैले होटल, और इसमें भी बढ़िया नंबर है, 418 करोड़ का रेवेन्यू है, 371 क्वार्टर बढ़ा है और 337 मतलब एक्सपेक्टेड लाइन पे है, क्योंकि होटल में बहुत तेज़ी है इस समय। मुनाफा भी इनका 82 करोड़ बढ़ के आया, जो ईयरली क्वार्टरली दोनों में, तो इसको भी ग्रीन में रखिए। हालांकि मेरा मानना है कि होटल स्टॉक्स में थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। तीसरा आया वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस में 11% की रेवेन्यू ग्रोथ है, 24% एबिटा बढ़ा है, 25% मुनाफा बढ़ा है और 2% मार्जिन बढ़े हैं। तो इसकी कहानी एकदम अलग है और इसमें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के तमाम लोगों ने कॉल्स भी दिए हैं। आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई वरुण बेवरेजेस में, और वो भी 1700 से ऊपर के टारगेट दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली, और उनका ये मानना है कि Q1 अर्निंग जो है 13% अहेड ऑफ द एस्टिमेट थे। नंबर काफ़ी अच्छे थे, उसको भी ग्रीन में लेके चलना चाहिए। 3 मेरे भी हो गए।
अगला है नतीजों पे कैप्टन पाइप्स। वो राजकोट गुजरात की कंपनी जो कि पीवीसी पाइप बनाने का काम करती है। आय वही फ्लैट है, इबीटा उसके सामने 19% का जंप, मार्जिन्स बढ़कर 10% के पार, 203 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल Q4 में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, और पीबीटी फिर वो 9-10% का जंप। तो आय फ्लैट है, ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग। और इसे और पर्सपेक्टिव में रख दूं तो FY24 का इन्हीं की रिलीज कह रही थी 540 बेसिस पॉइंट पूरे साल में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 121% बढ़ गया है। टिकट साइज छोटा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग नंबर्स है। ग्रीन करते हैं इसको। आरती फार्मा लैब्स, अच्छे लग रहे हैं नंबर्स। अब इसको जैसे अपन ने सनोफी को साल दर साल और क्यूऑन क्यू दोनों टटोल के क्यूऑन क्यू पे गए थे, इसका तो मैं दोनों टटोलूं तो दोनों फ्रंट पे अच्छे हैं, पर स्टॉक बहुत चला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कल तो रिजल्ट से पहले खूब दमखम दिखा रहा था। साल दर साल आय 4-4.5% बढ़ी, मार्जिन 16% वाले 23% पे आ गए, 700 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन पे इंप्रूवमेंट। क्यू ऑन क्यू देखूं तो मार्जिन 21.3 वाले 23% पे 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। तो साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, मार्जिन हाईलाइट है, इसीलिए उसी की चर्चा कर रहा हूं। पूरे FY24 के लिए मार्जिन 17.5% से बढ़ के 21% पे। आरती फार्म लैब्स के नंबर्स अच्छे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, बढ़िया मूव्स ऑलरेडी बने हुए हैं। कल असल में कल तेजी हो गई है, ये ध्यान रखना है अपने को। पर ये और पिरामल फार्मा बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आती, दोनों उसके नंबर्स कल अच्छे थे, इसके आज अच्छे नंबर्स हैं। श्रीराम फाइनेंस पर इसमें पता है अब न्यूज़ प्ले आउट हो रही है, इसलिए आप लोग तो वॉच आउट करिएगा स्टॉक को। लेकिन पहले से चर्चा में था, इस नेटवर्क ने कई बार हाईलाइट भी कर रखा था। इस कंपनी की हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में एग्जिट करना चाहते थे। कई सारे मार्की नाम सामने थे, काफ़ी कहा जा रहा था हीटेड रेस थी, बेन कैपिटल था, कई और मार्की इन्वेस्टर्स थे। फाइनली वो पी फर्म यूएस की वारबर्ग बैंकर्स, इसका वो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस पूरी सब्सिडरी खरीदने जा रही है। मैं कहता हूं इनका 85% के आसपास स्टेक है। 4,630 करोड़ रुपए में ये सौदा होता हुआ, इस स्पेस की अब तक की सबसे बड़ी डील होती हुई आपकी स्क्रीन पे। अब आप ब्रोकरेज रिपोर्ट आई नहीं आई, पता नहीं क्या मान के चल रहे थे ब्रोकरेज सब्सिडरी का वैल्यूएशन क्या मिला, अभी वो देखना बचा है। जब तक 9 बजेंगे तब तक वो क्लैरिटी आ चुकी है अपने पास। लेकिन अभी तो डील और जिस तरह का हुआ है उस समीकरण को देखते हुए ग्रीन करा है। 6 हो गए मेरे। ब्रोकरेज आ गई है, 3050 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली का। उनका कहना है कि HFC सब्सिडरी का वैल्यूएशन हैज कम बिलो एस्टिमेट। इसको अपन न्यूट्रल रख लेते कम में थोड़ा बेच दिया। CLSA ने भी लेकिन टारगेट बढ़ा के दे रहे हैं, वो भी 2800 का टारगेट दे रहे हैं। और उनका कहना है 84 स्टेक इन हाउसिंग सब्सिडरी वुड बी वैल्यूड एट 3900 करोड़। तो 84% 3900 करोड़ की। और इन्होंने कितने डील कितने हुई है? 4600 करोड़। इनकी हुई है 4630। उनका तो ठीक है, बट मॉर्गन स्टैनली खुश नहीं है, और महंगा बेचना चाहिए था। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, लेकिन टारगेट तो 3000 यार उन्होंने कोशिश तो करी होगी। सबसे हीटेड कंटेस्ट में सबसे अच्छा जो पैसा दे रहा होगा उसी को बेचा होगा इवेंचुअली। नहीं ठीक है, मेरे ख्याल तो अच्छा है, क्लैरिटी रहनी चाहिए बिजनेस में। अब फोकस है बिजनेस में, क्या करना है, ठीक है। ओके चलिए भाई, चौथा स्टॉक जो मेरा है वो है जोमेटो। या जोमेटो, जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए। कल इन्होंने अपने नतीजे पेश किए और ब्लिंकेट पर सबकी नज़र थी, CLSA की भी नज़र थी, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, सब मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। CLSA ने इसमें 248 का टारगेट दिया, जो सबसे ऊंचा टारगेट है। और इनका मानना है कि गाइडेंस बहुत अच्छा दिया ब्लिंकेट का, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाए, और जो थोड़ा नुकसान मतलब प्रॉफिट कम दिख रहा वो ESOP की वजह से उसका इम्पैक्ट है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें जो अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में थोड़ा सा शक भी जाहिर कर रहे हैं आगे जाते हुए, लेकिन फिलहाल उनको लगता है कि गाइडेंस और कंपनी की ने अब तक चूँकि हर क्वार्टर में जो बात कही उसको करके दिखाया है, तो भरोसा करना चाहिए। तो अब क्लियर फोकस है उनका इस क्विक कॉमर्स वाली ग्रोथ पे। तो जोमेटो रखिए ग्रीन में, UPL ग्रीन में रखिए। कल ये मार्केट के समय रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया था और जेफरीज को रिजल्ट अच्छा लगा, उन्होंने 610 का टारगेट दिया। हालांकि कल स्टॉक बहुत चल चुका है, 6.5% की रैली से हो चुकी है। उनका कहना है कि चौथी तिमाही में जो प्रॉफिट दिखाया है वो नुकसान की उम्मीद थी और प्रॉफिट दिखा दिया, तो ये एक पॉजिटिव सरप्राइज था। डेट हालांकि इनका मानना है कि नेट डेट उम्मीद से थोड़ा सा भी ज़्यादा है,
और एवरेज जो कॉस्ट है वो पिछले साल 6% थी और इस साल 7% है। लेकिन फिर भी ये क्यों खुश हैं? वो खुश इसलिए हैं क्योंकि ब्राज़ील जहाँ पे कई ग्लोबल कंट्रीज़ में इनका धंधा है, वहाँ प्राइसिंग बॉटम आउट हो रही है और डी स्टॉकिंग खतरा कम हो गया है, तो इसलिए यूपीएल में ग्रीन में रख सकते हैं। छठवां स्टॉक है भारतीय एयरटेल। इसके आज रिजल्ट आने, तो मुझे लगता है नतीजे अच्छे आने चाहिए, इसलिए इसको ग्रीन में रख के चल रहे हैं। 6 स्टॉक हो गए, एक फटाफट ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में 2 तो ऐसे हैं जिनके आज नतीजे आने, एक आना है अपोलो टायर्स का, और हमें लगता है कमज़ोर आना चाहिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में मुझे ध्यान है सारे कंपनी के नतीजे काफ़ी बढ़िया शानदार आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज दबाव रहेगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट रॉ मटेरियल बढ़िया, सीएट के नंबर आपने देखे, हमने बात भी की थी उनसे। ओवरऑल रियल्टी में भी हमको लगता है कि नतीजे थोड़े ठंडे रहने के। बिजनेस अपडेट इनका बहुत ग्रेट नहीं था, तो वैसे भी अब लोग थोड़ा सा शक जाहिर कर रहे हैं कि मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। देखते कैसा आता है, लेकिन मुझे लगता है रेड में रखना चाहिए, दबाव रह सकता है। एचयूएल और नेस्ले 2 मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आजकल जो मार्केट है ना वो बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत विचित्र सा है, किसी भी साइड का मूव दे रहा है, तो थोड़ा डिफेंसिव प्लान रखना चाहिए। और इस पर बहुत बड़े बड़े लोग, HNIs, ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि थोड़ा सा आप इस तरफ शिफ्ट होइए, डिफेंसिव प्ले करिए, तो उसमें एचयूएल और नेस्ले मोस्ट सेफ स्टॉक होते हैं, तो इसको ग्रीन में रख के चल सकता है। ओके, अब बचे हुए स्टॉक्स, अब कुछ लार्ज ट्रेड्स पे चला जाए। पहले कल 2 जगह लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग से हुए। एक है जीई शिपिंग। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने 20 लाख शेयर्स बेचे। मैं इसे ग्रीन ले चलता हूं क्योंकि लार्ज ट्रेड में नालंदा इंडिया का हो सकता है फिर रीजन के चलते वो 950 में माल छोड़ा गया। और पूरा लार्जली चंक पूरा घिसालो मास्टर फंड ने यूएस के, फिर घिसालो ने एक्वायर कर लिया, तो चंक पूरा का पूरा ले लिया। ऑलमोस्ट 19.58 लाख शेयर्स इनकी खरीद है। मेरे को लगता है स्लिपेज हुए होंगे वो भी इन्हीं के होंगे, लास्ट ट्रेड में शायद सामने ना आया। अनंतराज इंडस्ट्रीज बहुत चला हुआ स्टॉक है। रियल एस्टेट, दिल्ली एनसीआर, जमीन, सब स्टोरी ठीक है। कल एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 26 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीद लिए 368 के भाव। इस तरह की तेजी के बावजूद एक्सिस एमएफ ने एग्रेसिव खरीदारी करी है कल के लिए, तो दोनों ग्रीन कर दी लार्ज ट्रेड्स पे। कोचीन शिपयार्ड को ग्रीन करा क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें एक ऑर्डर मिला है एक यूरोपियन क्लाइंट से हाइब्रिड एसओवीज के लिए 500 से 1000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। एसओवीज मतलब सर्विस ऑपरेशनल वेसल्स, जहाज बनाने का बेसिकली। आरवीएनएल ने कहा इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। अब ये देखना पड़ेगा, ये कहीं सदर्न रेलवे के बहुत सारे अवार्ड अनाउंस हो रहे हैं। अब इसमें कहीं L1 पहले आया हो, LOA अब मिला हो, तो जरा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ग्रीन ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। 239 करोड़ रुपीज का सदर्न रेलवे से इनको लेटर ऑफ अवार्ड LOA मिला है, इसलिए 10-10 पूरे। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ वॉच करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेडिंग का मन बन रहा हो। नतीजों पर JSPL ग्रीन, DLF है तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स, पर बुकिंग रिलेटेड अपडेट्स थोड़े से फीके हैं, तो वॉच करिएगा। सनोफी इंडिया Q1Q इंप्रूवमेंट जो आ रहा है मार्जिन्स वगैरह में, इसके चलते ग्रीन रखा। कैप्टन पाइप्स का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा था। आरती फार्म लैब्स का साल दर साल Q1Q दोनों में बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन है। श्रीराम फाइनेंस ने अपने आर्म को बेच दिया हाउसिंग फाइनेंस के। ब्रोकरेजेस कंफ्यूज्ड है, सस्ता है कि महंगा बेचा है, अपन ग्रीन लेके चलते हैं, वॉच करिए। जी शिपिंग, अंतराज में कल लार्ज ट्रेड हुए थे, उन लार्ज ट्रेड में जो इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं उसके चलते ग्रीन रखा है। कोचीन शिपयार्ड और आरवीएनएल
कोचिन को ऑर्डर मिला, आरवीएनएल को लेटर ऑफ अवार्ड मिला, इसीलिए ग्रीन करें, 10 हो गए। ओके, फोकस नतीजों पे ही है और कई सारी कंपनियों के अच्छे नतीजे हैं। उसमें श्रीराम पिस्टन्स के नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं, शैले होटल्स, वरुण बेवरेजेस के बहुत ही बढ़िया नंबर हैं। जोमेटो नंबर तो कल मार्केट में आ गए थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और 248 तक के इसमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं। यूपीएल के नतीजे भी कल आ गए थे और नतीजे पे 2-3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। भारतीय एयरटेल के और अपोलो टायर्स, ओबेरॉय रियल्टी के रिजल्ट्स आने, तो इसलिए से फोकस रखें। और एचयूएल और नेस्ले डिफेंसिव प्ले हैं जब बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा हो तो।